आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसा लगता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या रियल में ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट है? ध्यान रखो, कोई भी चैलेंज अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी लाता है। तो ये टॉपिक जितना डिफिकल्ट आपको लगता है उतना ही इसमें स्कोर करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने मुट्ठी में करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले आप वर्नर्स थ्योरी पढ़ते हो, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज का कंसेप्ट है। फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये दोनों चीज़ें पढ़ते हो। अब ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर में यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह से नहीं होता है कि स्ट्रक्चर देख के और नाम लिख दिया। यहाँ पर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रक्चर देख के नाम लिखना और फॉर्मूला देख के स्ट्रक्चर बनाना, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके अंदर। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या कनेक्टिविटी है, और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब समझते हैं कि इन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में से कौन कौन से सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम इजीली ग्रिप कर सकते हैं। तो इजीली ग्रिप होने वाले टॉपिक्स में सबसे पहला है नोमेनक्लेचर, क्योंकि सेट रूल्स हैं, रूल्स आपको पता है तो अप्लाई करके काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, वैसी ही मिलती जुलती एस्पेक्ट यहाँ पर भी लगानी है। नोमेनक्लेचर के बाद अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म अच्छे से आती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म है वो उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट है। तो बेसिकली जो आइसोमेरिज्म वाली एस्पेक्ट है उसमें भी सेट चीज़ें हैं, अगर आपको पता है, एग्जाम्पल्स पता है तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहाँ नंबर स्कोर कर सकते हो। आइसोमेरिज्म के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, क्योंकि बेसिक्स आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का बेसिक इसके अलावा सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है, इसलिए आपको ईजी हो जाता है, राइट। उसके बाद जब आप दूसरी चीज़ देखते हो तो कलर, कलर के लिए भी आप शुरुआत से पढ़ते आए हो, राइट। अगर पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट मालूम है तो कलर के बेसिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। और तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, कहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, कहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड चीज़ें हैं जिनको अगर आपने एक बार दिमाग में बसा लिया तो आपके लिए ये टॉपिक कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। अब कौन कौन से टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, चैलेंजिंग लग सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला वर्नर्स थ्योरी, जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज का कंसेप्ट है। अगर प्राइमरी वैलेंसी में आपने दिमाग में ये नहीं बसाया है कि प्राइमरी वैलेंसी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, मींस ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेटल्स में देखने को मिलती है, अगर आपने इसका अंदाज़ा नहीं लिया है तो वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के कंसेप्ट में स्टूडेंट्स खो जाते हैं, राइट। सिंपल सी चीज़ है, प्राइमरी वैलेंसी मींस आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल्स अब रह गई हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना, राइट।
अब अगर वर्नर्स थियरी आसानी से समझ में आ गई तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के अंदर। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे दिखाई देगा, लिगेंड्स किस तरीके से अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। तो बॉन्डिंग में क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। तो अगर आपको वर्नर्स थियरी क्लियर नहीं है तो बॉन्डिंग भी क्लियर नहीं होगी। जो तीसरी चीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, दैट इज CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। वो ये विजुअलाइज ही नहीं कर पाते कि जब कोई लिगेंड यानी इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स का एक ग्रुप जब किसी दूसरे एटम के पास आ रहा है तो उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं, मींस जो नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन एक्वायर करेगा। और रिपल्शन अगर एक्वायर करेगा तो सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पे जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स का, डी ऑर्बिटल्स का, वो डिस्टर्ब होगा, राइट। डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो ये अगर आपकी समझ में आ गया तो क्रिस्टल फील्ड थियरी में कुछ और है ही नहीं, ठीक। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान होते हुए मैंने देखा है एक बड़े थ्योरेटिकल टॉपिक में, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्योंकि आप जेई के स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको सिंपल सी प्रॉब्लम है ब्लड से कनेक्टिविटी या हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल से कनेक्टिविटी, वहाँ पे आप लोगों को इश्यूज आते हैं, राइट। क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर आपको चैलेंजेस आते हैं। सिंपल सा तरीका है, 9th-10th की जो बायोलॉजी की किताबें हैं या तो उसमें देख लो, या इन पर्टिकुलर क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देख लो, ये सारी परेशानी दूर हो जाती है, राइट। लास्ट चैलेंज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कनेक्टिविटी का होता है। इसीलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डी और एफ ब्लॉक से पहले कभी मत पढ़ो। पहले डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आइडिया ले लो, सारे काम कर लो, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ये कनेक्टिविटी में कभी चैलेंज नहीं आएगा अगर आप पहले डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ बातें तो हम कर चुके, बट स्टिल चैप्टर को अगर और अच्छे से ग्रिप करना है तो और किन चीज़ों का हमें अंदाज़ा होना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, मींस इस चैप्टर के प्री रिक्विसाइट्स क्या है, अगर हम इसको बहुत अच्छे से ग्रिप करना चाहते हैं। तो प्री रिक्विसाइट्स में जो सबसे पहला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेशली क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट, और क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट में ऑर्बिटल्स और सब शेल्स का कंसेप्ट, उसका विजुअलाइजेशन, इन पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल का विजुअलाइजेशन, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग का तो आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप पढ़ रहे हो, मींस कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हो ना, उनकी स्पेशलिटी की बात कर रहे हो। और साथ में ये कंपाउंड्स पहले आयनाइजेशन पे जाते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं डिफरेंट लिगेंड्स के साथ। तो केमिकल बॉन्डिंग तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस चैप्टर में तो आपको तकलीफ होने ही वाली है। उसका एज अ प्री रिक्विसाइट आपको नॉलेज होना ज़रूरी है ही है। इसके अलावा 3 और चैप्टर्स, थर्मोडायनेमिक्स, राइट, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थियरी में थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट का काफ़ी कुछ इस्तेमाल होता है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बिना तो सारी चीज़ें अधूरी है ही हैं, बिकॉज आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब तक नहीं जानेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कंसेप्ट नहीं जानेंगे, तब तक यहाँ तो दिक्कत आनी ही आनी है। और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रिया, जो कि आइसोमेरिज्म में कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को समझने में आपकी मदद करेगा। तो ये 3 चैप्टर्स और रिक्वायर्ड हैं अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से ग्रिप करना है तो।
जानते हो लास्ट 3 इयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं? 99, जिसमें से 66 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मींस वो क्वेश्चंस जो सेक्शन 1 में आते हैं, और 33 न्यूमेरिकल्स वर देयर, मींस वो क्वेश्चंस जो सेक्शन 2 में आते हैं। प्रिसाइजली अगर लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस हम देखें तो करंट ईयर यानी 2023 में 3:1 के रेशो में हर एक पेपर में इससे सवाल थे, मींस सेक्शन 1 में 1 2 3 क्वेश्चंस वर देयर, राइट, और सेक्शन 2 में 0 to 1 क्वेश्चन वाज देयर। जो वेटेज थी वो 4 से 12 मार्क्स की थी, 4 to 12 मार्क्स की वेटेज वहां पे हमें दिखाई दी। ये वेटेज लास्ट 2 इयर्स में मींस 2022 और 21 में पूछे गए क्वेश्चन से 4 मार्क्स ज़्यादा थी, राइट। वहाँ सेक्शन 1 में 1 to 2 क्वेश्चन प्रेजेंट था और सेक्शन 2 में 0 to 1 क्वेश्चन प्रेजेंट था, मींस जो वेटेज थी वहाँ पे 4 to 8 मार्क्स की थी और यहाँ आपको पता है कि 4 to 12 मार्क्स की। तो भाई अगर इस चैप्टर को मुट्ठी में बंद करना है ना, तो आप थोड़ा सा विजुअल एस्पेक्ट पे वर्क कर लो, डी ऑर्बिटल को अच्छे से समझ लो, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर और साथ ही साथ रिपल्शंस को अच्छे से विजुअलाइज कर लो, थोड़ी सी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस कर लो, नंबर ही नंबर आएंगे, 100% नंबर आएंगे इसके क्वेश्चंस में आपके, राइट।